के नतीजे सही साबित होते हैं तो क्या माना जाए कि देश की जनता मोदी सरकार के फैसलों के साथ है? और नोटबंदी का विरोध करना, सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगना कल क्या विपक्ष पर भारी पड़ सकता है? और क्या एग्जिट पोल की तरह कल आने वाले नतीजों में भी साबित हो जाएगा कि देश की राजनीति में मोदी ही सबसे भरोसेमंद चेहरा है? इस पर हम पॉलिटिकल रिएक्शंस लें, उससे पहले ये रिपोर्ट देखें। एग्जिट पोल के दावों में बीजेपी यूपी में सबसे बड़ी पार्टी होगी और उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में बीजेपी की सरकार बन रही है। तो क्या एग्जिट पोल्स में मोदी लहर नोटबंदी के साथ मोदी सरकार के तमाम फैसलों का असर है? देश की जनता एक तरफ और जिनके पैरों के नीचे पानी आया था वो दूसरी तरफ। लेकिन क्या जनता ने वाकई मोदी सरकार के नोटबंदी के फैसले पर मुहर लगाई? इसका असली रिजल्ट कल आएगा। कल साफ होगा कि जिस नोटबंदी को पूरे विपक्ष ने एक सुर से जनता विरोधी बताया था, उसने किसकी वोट बंदी की। और अच्छे दिन वालों ने कम से कम सबको लाइन में लगा दिया। ये मोदी जी ने जो काम किया, ये क्या किया, और सबके सब इकोनॉमिस्ट आपसे कहेंगे ये आर्थिक पागलपन है, आर्थिक पागलपन। इस पर कल पूरी तरह मुहर लगेगी कि विपक्ष नोटबंदी पर जनता के मूड को भांपने में पूरी तरह से फेल हुआ या नहीं। जी, तो नतीजे आने वाले हैं और उसके पहले कुछ सवाल यहाँ नोटबंदी को लेकर भी पूछे जाने जरूरी हैं। ये बताते हुए आपको कि अखिलेश यादव स्नैपचैट के जरिए हमारे साथ होंगे। कैसे होंगे आप खुद देखिएगा, लेकिन उसके पहले कुछ सवाल हैं। और सवाल ये कि क्या एग्जिट पोल में मोदी लहर नोटबंदी पर मुहर मान ली जाए, जैसे हम बात कर रहे थे ब्रेक पर जाने से पहले। इसके अलावा नोटबंदी का विरोध करना, उसको चुनावी मुद्दा बनाना, क्या विपक्ष को भारी पड़ सकता है? ये एक बड़ी बात होगी, नतीजे आने के बाद जो तय हो जाएगी। क्या सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगना कांग्रेस के खिलाफ जाएगा? हालांकि कांग्रेस कहती रही कि हमने नहीं मांगे, संजय निरुपम ने मांगे थे, उसकी उनको सजा भी मिली, मुंबई में भी उनको सजा मिली उसकी। एग्जिट पोल की तरह नतीजों में भी क्या नरेंद्र मोदी एक बार फिर सबसे भरोसेमंद चेहरा साबित हो जाएंगे? ये एक बड़ा सवाल है। और जैसा हमने आपको बताया था, चर्चा शुरू करें उसके पहले फटाफट स्नैपचैट आपने सुना होगा, उसके जरिए अखिलेश यादव से आज हम बात करते हैं। उनसे पूछते हैं जरा कि चुनाव के नतीजे आने वाले हैं, उसके पहले अखिलेश जी कैसा लग रहा है आपको? मैं ये कह सकता हूँ कि उत्तर प्रदेश में जो पिछले 5 सालों में विकास हुआ उसको कम से कम जनता के बीच लेके गए और जनता हम समाजवादी को दोबारा मौका देगी। और जो विरोधी पार्टियां हैं उनके पास तो जनता में बताने के लिए ही कुछ नहीं था। कल तक तय हो जाएगा, जनता फैसला ले चुकी है और मैं कह सकता हूँ कि समाजवादी के पक्ष में फैसला आएगा। अखिलेश जी जीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन एग्जिट पोल तो कह रहा है कि आप आ रहे हैं। मैं कह सकता हूँ कि मैं एग्जिट पोल पे नहीं जाता। मैं तो ये कहता हूँ कि कल 11 बजने दीजिए, ये अच्छे दिन वालों के 12 बज जाएंगे। तो आपकी बुआ जी जो है मायावती जी, वो टक्कर दे रही है कि नहीं? ये पत्थरों वाली सरकार जिन्होंने हाथी खड़े कर दिए, तो मैं ये कह सकता हूँ कि कल चुनाव नतीजों के बाद कम से कम जो खड़े हुए हाथी हैं वो बैठ जाएंगे। पर कल आपने इंटरव्यू दिया किसी को, जरूरत पड़ी तो आप उनसे हाथ मिला लेंगे कि नहीं? मैं ये कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश के विकास के लिए अगर हाथ से हाथ मिलाया है तो हाथी का भी साथ मिल जाएगा, तो उस पर भी विचार किया जाएगा। तो राहुल गांधी का साथ आपको कितना फायदा दे रहा है? मैं ये कह सकता हूं कि राहुल जी बहुत अच्छे लड़के हैं और अगर उनका साथ मिला है तो ये दोस्ती भी कहीं न कहीं आगे जाएगी। आपको पता है ना नेताजी नाराज हैं और उनका ना होना आपको कितना नुकसान कर रहा है। नेताजी ने अगर चुनाव प्रचार नहीं किया है तो कम से कम आशीर्वाद दिया है और नेताजी भी 11 तारीख को बहुत खुश होंगे क्योंकि हम समाजवादी जीतने जा रहे हैं। चलिए शुक्रिया अखिलेश यादव को, शुभकामनाएं हमारी। उम्मीद है होली का समय बुरा नहीं मानेंगे। स्नैपचैट के एप्लीकेशन के जरिए हमने कोशिश की है, क्योंकि अखिलेश यादव तो थे नहीं, तो हमने कोशिश की कि कम से कम उनकी मौजूदगी का एहसास कराया जाए यहाँ पर लोगों को। हम वापस आ रहे हैं उस नोटबंदी के सवाल पर जो हमने ब्रेक के पहले छोड़ा था। और एक बात और आ रही थी राहुल मेरे मन में, वो ये थी कि इसके साथ बतानी ज़रूरी है कि जैसे शादी के पहले लेडी संगीत होता है, वोटों की गिनती के पहले एग्जिट पोल होता है, ताकि सबका मन रम जाए उसी चीज़ में जो अगले दिन होने वाली है। गौरव भाटिया हमारे साथ आ गए। समाजवादी पार्टी के साथ अब वो नहीं है,
हमारे साथ फिलहाल हैं, कल भी रहेंगे, नतीजों का विश्लेषण करेंगे। स्वागत है गौरव भाटिया आपका आज इस प्रोग्राम में। राहुल, जल्दी से आपका एक कमेंट चाह रहा हूं नोटबंदी को लेकर। क्या आपको लगता है कि आपको तकलीफ हुई नोटबंदी से? दूसरा, क्या इसका फर्क पड़ता है जब आपको वोट डालने जैसी चीज पे डिसाइड करना होता है? तकलीफ मुझे मतलब व्यक्तिगत तौर पे नहीं हुई, क्योंकि मैं पहले से ही काफ़ी चीज़ें डिजिटली ही कर रहा था, तो मुझे इतना फ़र्क नहीं पड़ा। ना मुझे लंबी कतार में एटीएम के अब बाहर लगना पड़ा। हाँ, एक बार लगना पड़ा, लेकिन मैं अपने आप को, मैं यूँ नहीं अब इसलिए मैं ये नहीं कह सकता कि किसी को नहीं हुई, लेकिन मुझे तो व्यक्तिगत तौर पे तकलीफ़ नहीं हुई, क्योंकि मैं डिजिटल काफ़ी यूज़ करता था। जहाँ तक नोटबंदी का असर का या वो तो रहेगा ही, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इसी पे पूरा चुनाव लड़ा गया हो, ये तो बचकानी बात हो जाएगी। ये तो वैसे ही बात हो गई ना कि 2014 में क्या हिंदुत्व मुद्दा था? ऑब्वियसली कुछ लोगों के लिए था, लेकिन क्या मोदी जीत गए तो पूरा का पूरा वो हिंदुत्व पे स्टैंप लग गया? ये भी कोई नहीं कह सकता। तो हजार मुद्दे होते हैं, नोटबंदी मुद्दा ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इतनी बड़ी बात हुई, वो सही है गलत है वो तो अभी वो खुद ही उन्होंने, वो कांग्रेस के थे ना जिन्होंने वो माना, और वो सबसे बड़ी बात वही है, उन्होंने जो कहा कि गरीबों को ऐसा लगा कि अमीरों को घाटा हो रहा है। सबसे बड़ी बात वही है। 60 साल से गरीबों को यही तो लग रहा था कि कांग्रेस हमें बचाने आ रही है। तो क्या लगता है, पॉलिटिक्स में वो ज्यादा जरूरी होता है, क्या असल में हुआ है वो तो इकोनॉमिस्ट और वो सब अभी एनालाइज करेंगे। अभी तो जीडीपी के आंकड़े आए, अब उस पर बहस चल रही है। तो क्या हुआ है वो तो हम धीरे धीरे जानेंगे। वो सबने कहा था कि लॉन्ग टर्म में ही पता चलेगा, लेकिन क्या लगा पॉलिटिक्स में वो सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर वो कह रहे हैं कि गरीबों को ऐसा लगा कि ये इससे अमीरों को नुकसान हुआ है, तो बीजेपी को पक्का फायदा होना है। ठीक है, आप बोल लीजिए, फिर देहरादून चलना है जल्दी। एक बड़ी चीज ये उभरी है कि मोदी जी ने काले धन को नोटबंदी से जो जोड़ा था, उसका एक बहुत बड़ा असर पड़ा है कि जो वोटर है, मुझे लगता है कि उसको लगा है कि जो लोग इतनी बुरी तरह मुद्दा नहीं, बड़े बड़े मुद्दे नहीं उठाते, इनसे पूछेंगे ना अभी काला धन कितना आ गया या कितने काले धन वाले काले धन आने की बात नहीं है। मैं वोटर की परसेप्शन की बात कर रहा हूं कि जो पॉलिटिशियन जैसे ममता दी है, वो बड़े बड़े मुद्दे इग्नोर करती हैं। तो इतनी वायोलेंटली जब नोटबंदी का मुद्दा उन्होंने उठाया, तो कहीं ना कहीं क्या उनमें डर था कि मेरा काला धन निकल रहा है? एक बार चलते हैं उत्तराखंड। रवि त्रिपाठी वहां आ गए हैं, मेरे सहयोगी मेरे साथ में, और उनके साथ पूर्व मुख्यमंत्री हैं रमेश पोखरियाल निशंक। उनको देख के लग रहा है ठंडक आ गई है थोड़ी फिर से वापस। दिल्ली में भी आज बारिश हुई है, नोएडा में भी बारिश हुई है। रवि, ठंडा हो गया है थोड़ा सा, लेकिन कल से लग रहा था कि बीजेपी कैंप में काफी गर्मा गर्मी होगी। इनको देख के लगता है विचार बदलना पड़ेगा, जबकि उत्तराखंड में तो सेफ होंगे ये। बिल्कुल बिल्कुल, इन्होंने अपने आप को सेफ रखा हुआ है, चीज माहौल का असर ना पड़े, ठंड का असर ना पड़े। और लोग कह रहे हैं, कई जगह व्हाट्सएप पे जोक भी चल रहा है कि चूंकि बारिश होती है तो कीचड़ होता है, और कीचड़ होता है तो कमल खिलता है। इस तरह की बातें भी व्हाट्सएप पे चल रही है। पता नहीं, निशंक साहब बताएंगे। निशंक साहब, ठंड बहुत है, पार्टी में बहुत मारा मारी है, आपको लग रहा है कि आप उससे दूर हो गए, जैकेट पहन के ठंड से दूर है? पार्टी में कोई मारा मारी नहीं है और लोगों में जोश है। भारतीय जनता पार्टी इस उत्तराखंड में अपनी सरकार बनाने जा रही है। निश्चित रूप में हम भारी बहुमत से सरकार भी बना रहे हैं। लोगों की अपेक्षाएं, आशाएं हैं, और फिर जिस तरीके से मोदी जी ये कह के गए हैं कि मैं स्वयं इसकी हिफाजत करूंगा, तो उससे लोगों में उत्साह है कि ये जो कांग्रेस ने इसको रसातल में धकेला है राज्य को, और निश्चित रूप में ये आप उभर करके सामने आएगा। लेकिन हरीश रावत जी तो दावा कर रहे हैं कि भाई उनकी सरकार बन रही है, उनको कोई हारने का कोई कहीं लग नहीं रहा कि हार रहे हो। हरिद्वार से जहाँ से वो चुनाव लड़ रहे हैं अपनी आप, वो दावा तो उस सीट का भी नहीं कर रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वहाँ भी वो जीतेंगे नहीं। तो जब वो अपनी ही सीट नहीं जीत पा रहे हैं, तो फिर दावा कहाँ से कर रहे हैं? दूसरी बात कि उन्होंने अभी 2 दिन पहले तो ये कहा अपने कार्यकर्ताओं को कि वो हार के लिए भी तैयार हैं। तो कोई चीफ मिनिस्टर अपने कार्यकर्ताओं को कभी ये नहीं कह सकता कि नहीं, आप हार के लिए भी मन से तैयार रहें। निशंक जी, एक बात कहा जा रहा है कि सरकार तो चाहे आपकी बने चाहे उनकी बने, कांग्रेस का कहीं ना कहीं हाथ रहेगा, क्योंकि कांग्रेस के 14 लोग टूट कर आपकी पार्टी में आए, और 14 अगर जीतेंगे तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के लोग ही माने जाएंगे। वो कांग्रेस के लोग इसलिए नहीं माने जाएंगे कि वो कांग्रेस छोड़ करके बीजेपी में आ गई, और भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, और कांग्रेस मुक्त भारत बनाने का हमारा अभियान है। उस अभियान की जो शुरुआत है
वो उत्तराखंड की धरती से हो रही है। जब कांग्रेसी कोई रहेगा ही नहीं, सभी बीजेपी में, तो करप्शन का दाग तो रहेगा, ये सारे लोग पर करप्शन के दाग भी थे जितने लोग आपके साथ आए। मैं दूसरी बात कह रहा हूँ, जब कोई पार्टी रहेगी ही नहीं, केवल बीजेपी रहेगी, तो जितने भी लोग हैं वो बीजेपी के खांचे में ढलेंगे, अच्छे रहेंगे सभी लोग, चाहे किसी भी पार्टी का। अब वो कांग्रेस तो डूबता हुआ जहाज है, उसे बच बच करके लोग आएंगे तो साहब। और मुख्यमंत्री, आप अपने आप को मुख्यमंत्री पद का दावेदार मानते हैं कि नहीं मानते? मैंने दावेदारी तो कभी नहीं की है, लेकिन हाँ, मैंने पार्टी को हमेशा ये कहा है कि मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। पार्टी जिस मोर्चे पर मुझे खड़ा करना चाहिए, मैं सेनानी की तरह हमेशा खड़ा रहूंगा। चलिए, शुक्रिया रवि। फिलहाल आपको निशंक जी से बात कराने के लिए। निशंक जी कह रहे हैं कि दावेदारी मैंने कभी नहीं की, लेकिन सेनानी की तरह मैं हमेशा खड़ा रहूंगा। आपको बता दें, हरीश रावत का भी एक बयान आया थोड़ी देर पहले। उन्होंने कहा कि वैसे तो मुझे जीत का पूरा विश्वास है, लेकिन एग्जिट पोल देख के थोड़ा विश्वास हिला भी है। ये भी उन्होंने माना है, इस बात को कबूल किया। हम वापस आ रहे हैं अपने उसी विषय पर, नोटबंदी का जो हमने उठाया था। मैं आपसे पूछता हूँ दोनों से एक एक करके। खास तौर पे महिलाओं के लिए ये कहा गया कि उनकी घर की जीवन भर की कमाई थी, जो उन्होंने पति को भी नहीं दिखाई थी, वो छीन ली मोदी जी ने उनसे। कितना बड़ा डेंट कर दिया, तो सारी महिलाएं मोदी के खिलाफ जाएंगी। क्या आपको लगता है ऐसा हुआ? बिल्कुल नहीं, क्योंकि अगर आप 2014 का देखें तो 16 यूनियन टेरिटरीज और स्टेट्स में महिलाओं ने ज़्यादा मत दिया था, और उनका जो मत था वो पॉलिटिकल एनालिस्ट ने कहा है, जो उन्होंने असेस किया है 2014 के जनरल इलेक्शंस के रिजल्ट्स को, कि मोदी जी का साथ दिया है महिलाओं ने बहुत बड़ी तौर से। और मुझे तो लगता है ये जो ट्रिपल तलाक का जो चल रहा है अभी यूपी में, इसमें जो साइलेंट वोट जो बहुत लोग बात करते हैं, मुझे तो लगती है मुस्लिम महिलाएं एक साइलेंट वोट हैं जो भी इस तरफ थोड़ा लीन करेंगी, क्योंकि ये ट्रिपल तलाक का मुद्दा बहुत ही बड़ा है। आपको लगता है ऐसा? नहीं, देखिए, मैं इसमें कोई पॉलिटिकली ले स्टेटमेंट नहीं कहूँगी, मैं थोड़ी वास्तविकता की बात करूँगी। और मुझे ऐसा लगता है कि नोटबंदी का जो फैसला था वो एक बहुत बोल्ड फैसला था। और मैं आपको एक छोटा सा एक एग्जांपल देती हूँ कि हम एटीएम की क्यू में खड़े थे, तो एक लेडी थी, वो ये बोलने लगी कि मैं आज दूध भी नहीं खरीद पाई हूँ। तो वहीं किसी एक दूसरी लेडी ने जवाब दिया कि हमने दूध पीना छोड़ दिया है देश के लिए, हम कुछ दिन दूध नहीं पिएंगे। तो ये एक बहुत ही ऑपोजिट व्यूज़ हैं, लेकिन रियल व्यूज़ हैं। तो हमें ये भी नहीं नकारना है कि तकलीफ नहीं हुई, लेकिन देश के लोगों ने इसमें कंट्रीब्यूट किया। जो कॉल था प्राइम मिनिस्टर का, इसको एक्सेप्ट किया। लेकिन एक बात और मैं कहूँगी छोटी सी, आप ज़रूर सुनिए इस बात को, कि वाकई एक साइलेंट वोटर होता है, जैसा मैंने कल भी कहा था रोहित जी, कि साइलेंट वोटर होता है, और उसके परिणाम आप कल जरूर देखेंगे। चलिए, एक रिएक्शन गौरव भाटिया जी से ले लेते हैं। गौरव जी, ये नोटबंदी तो प्रधानमंत्री मोदी ने की, लेकिन वोटबंदी तो विरोधियों की हो गई। नहीं, मैं तो आपसे इतना ही कहूंगा कि हम लोग को इंतजार करना चाहिए, कल जब नतीजे आ जाएं उसके बाद कहें कि किसकी नोटबंदी हुई और किसकी नहीं। लेकिन एक बात स्पष्ट हो गई है कि त्रिकोणीय मुकाबले में भाजपा को जो है बिल्कुल बढ़त है, और समाजवादी पार्टी नंबर 2 पे होगी, और बसपा थोड़ी पीछे दिखाई दे रही है। जहां तक नोटबंदी की बात है, आज न्यूट्रल होने के नाते फिर से मैं दोहराऊंगा कि जो सेंटिमेंट नोटबंदी के आसपास जनरेट किया भाजपा ने, वो बिल्कुल पॉजिटिव किया कि ये देश के हित में है। लेकिन इंप्लीमेंटेशन जो हुआ था वो बहुत ही पुअर हुआ था, और आम जनता भी ये मानती है कि चाहे निर्णय सही हो, लेकिन इस निर्णय से और पुअर इंप्लीमेंटेशन से उसको काफी कष्ट हुआ, खासकर रूरल एरियाज में। और मैं समझता हूं कि जब सर्जिकल स्ट्राइक्स हुई थी तो वो बीजेपी का पीक था। उसके बाद डीमोनेटाइजेशन से अगर आप देखें तो उनको कुछ ना कुछ नुकसान ही हुआ। सर्जिकल स्ट्राइक्स के टाइम पे सबसे आगे थी बीजेपी, अगर आप चुनाव की बात करें तो। हाँ, अब मैं एक चीज पूछ रहा हूं, आपने हालांकि 2 बार काफी जोर दिया इंडिपेंडेंट शब्द पे, मैं फिर भी पूछ रहा हूं कि आप जो कह रहे हैं बीजेपी को बढ़त है, यह आपका एनालिसिस कह रहा है या समाजवादी पार्टी के प्रति आपका गुस्सा कहता है? नहीं, देखिए रोहित जी, कोई गुस्सा है ही नहीं समाजवादी पार्टी की तरफ। मैंने वहां पे कार्य किया, और मैं समझता हूं जो योगदान दे सकता था वो दिया। लेकिन आज फिर कहूंगा, कुछ नीतियां ऐसी थी, कुछ परिस्थितियां ऐसी थी कि नहीं लगा कि मैं कॉम्प्रोमाइज करके चल पाऊं, इसलिए मैंने जो है इस्तीफा सभी पदों से दिया था। मेरी शुभकामनाएं आज भी समाजवादी पार्टी के साथ है, श्री अखिलेश यादव जी के साथ है, और मैं चाहूंगा
कि इस प्रजातंत्र की जो सबसे बड़ी होली है उसमें जीत प्रजातंत्र की हो, जनता की हो। यही मैं जो है कहना चाहूंगा। तय रामचंद्रन, आप नोटबंदी को मानते हैं मुद्दा? बहुत बड़ा मुद्दा है मेरे हिसाब से। पर देखिए, एक चीज़ तो मानना पड़ेगा कि नोटबंदी एक बड़ा डेयरिंग डिसीजन था। अगर इसके कुल फल नज़र आएंगे तो वो 2-2.5 साल के बाद नज़र आएंगे। जितने भी लोगों ने पिछले 10 दिन में आर्टिकल्स लिखा है नोटबंदी पे, जो बड़ा स्पेसिफिक पॉइंट है और जिससे मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि इसके लिए जल्दबाजी करेंगे तो आपको कुछ नहीं होगा। हिंदुस्तान की इकॉनमी में डिप आएगी और डिप आने के बाद आपको 2 साल लगेगा इसको ऊपर उठाने में। डिप तो आई नहीं सर, 7% ग्रोथ रेट रहा है। आप सर अभी और 1-3 महीने रुक तो जाइए। बात ठीक है, लेकिन एक परसेप्शन की अगर हम बात करें तो उसमें जरूर जीत हासिल करनी हम ये कह सकते हैं। बोलिए गंगा जी। नहीं, देखिए, जब से जितनी इलेक्शंस हुई हैं वो सब बीजेपी के फेवर में गई हैं, तो वहां तक तो वी हैव टू एक्सेप्ट कि नोटबंदी लोगों ने सफर किया है, एक्सेप्ट किया है कि कुछ तो सफरिंग होगी जब अच्छा होने से पहले। तो आखिरकार देखिए अगर निष्पक्षता से देखें नोटबंदी के मामले को, तो देश के लोगों ने इसको भावनात्मक तौर पे लिया और ये माना कि ये भ्रष्टाचार और काले धन के खिलाफ लड़ाई की एक बड़ी मुहिम है। लेकिन वास्तव में आउटपुट क्या हुआ तो देखेंगे, कोई आउटपुट ऐसा दिखाई नहीं पड़ता, कोई काला धन आया नहीं, कोई बड़ा आदमी पकड़ा नहीं गया, तो इससे लगा कि फ्लॉप हो गया। इसलिए खुद मोदी जी ने इसको मुद्दा नहीं बनाया, जैसे मैं कह रहा हूँ। इसमें जो चिंताजनक बात है, इसको लॉन्ग टर्म में हम एनालाइज कर पाएंगे कि इसका देश की राजनीति पे क्या असर पड़ेगा। लेकिन जो चिंताजनक बात मैं बता रहा हूं आपको, यूपी इलेक्शन में 1457 करोड़पति उम्मीदवार थे। तो ये करोड़पतियों की सभी पार्टियों के जोड़ करके बीएसपी कितने थे तो बताइए। सभी पार्टियों के, मैं कह रहा हूं अक्रॉस पार्टी लाइन, करोड़पतियों और अपराधियों की संख्या में कोई कमी नहीं आई है। तो इससे ये साबित होता है कि नोटबंदी हो या कोई भी हो, राजनीति में जो धनबल और बाहुबल का वर्चस्व है वो कम नहीं हो पाया। ये चिंताजनक है। इस बार सबसे ज्यादा कैश पकड़ा गया चुनाव में, ये भी मैं मानता हूँ, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। आप बोल लीजिए, फिर मुकेश जी को कुछ चीजें याद दिलानी मुझे जल्दी से। देखिए रोहित जी, एक तो जो हमारे मित्र कह रहे हैं कि नोटबंदी को मुद्दा हम लोगों ने नहीं बनाया, मेरे ख्याल से आपने मोदी जी की कोई रैली नहीं सुनी नहीं। हर रैली में मोदी जी ने नोटबंदी के विषय को बोला और हमारे हर नेता ने हर रैली में इस विषय को उठाया, पहली बात। दूसरा, देखिए आप जितने हमारे विरोधी लोग हैं वो लगातार बातें करते रहेंगे, चुनाव की बातें कहते रहेंगे, लेकिन देखिए लोकतंत्र में जनता जनार्दन होती है, जनता तय करती है। और सारे विषय जितने भी आकाश से लेकर पाताल तक के जितने विषय सब चुनाव में आए हैं और कल रिजल्ट आएगा, उसका जो जनता का जो जनादेश होगा, हम सबको हाथ जोड़कर उसको मानना चाहिए। मुकेश जी, राहुल गांधी ने कहा नोटबंदी देश के गरीबों के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक है। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा नोटबंदी कानूनन चलाई जा रही व्यवस्थित लूट है। रणदीप सुरजेवाला ने कहा मोदी तानाशाह है, उन्होंने गरीबों किसानों की रोटी छीन ली। दिनेश गुंडूराव ने कहा नरेंद्र मोदी लगातार तानाशाह बनते जा रहे हैं। मनीष तिवारी बोले पीएम मोदी आधुनिक वक्त के मोहम्मद बिन तुगलक हैं। आज आपको लगता है ये सब बातें नहीं कहनी चाहिए थी? देखिए रोहित जी, थोड़ा मुझे समय दीजिए, 1 मिनट मुझे बोलना है। हाँ, बोलिए। क्लियरिटी के साथ। ठीक है, 60 सेकंड। ये जो नोटबंदी का निर्णय है मोदी जी का, ये देश के हित में नहीं रहा, लेकिन मोदी जी के हित में रहा। उसका कारण यह है, जैसे भाटिया जी ने अभी कहा, कि इस निर्णय के बाद जिस तरह का सेंटीमेंट भारत की सामूहिक चेतना में निर्मित किया, जो परसेप्शन मेकिंग की, उस मनोविज्ञान को मोदी जी बहुत अच्छी तरह से समझते थे। इसलिए अपने गलत निर्णय को भी परसेप्शन मेकिंग में उन्होंने पॉजिटिव बना दिया, अपने हित में उस निर्णय को बना दिया। देखिए, काला धन कहीं नहीं पकड़ा गया, तस्करी कौन सी बंद हो गई, हवाला व्यापार कौन सा बंद हो गया, आतंकवाद कौन सा बंद हो गया, जो 4-5 बातें कही थी बातें बताई नहीं, चुनाव में बताना चाहिए था लोगों को, जाके जनता को सफलता नहीं मिली। और जो 7% मैं कुछ कहना चाहता हूं, 7% ग्रोथ रेट ये बता रहे हैं साहब, राहुल गांधी ने बताया क्यों? जब आपने जो ज्ञान दे रहे राहुल जी, बताते जाके जनता को, उनको मनोविज्ञान की जानकारी जनता को जाके बताते, जनता तय करेगा। मैं कुछ कहूं रोहित जी, मैं 500,000 का नोट बंद करके बहुत बड़ा असर पड़ा। राहुल जी ने इतना अच्छे भाषण दिए हैं, जाके लोगों के सामने जाके बताया। एक काम करते हैं, 500,000 का नोट बंद करके 2,000 का नोट लाने का क्या तुक था? ये सवाल हमने उठाया था। बिल्कुल सरकार जवाब देगी, उसका समय आने पे हमें लगता है कम से कम हो सकता है 2000 का बंद करके फिर 700 का शुरू कर दें। ये भी चर्चा चल रही थी।